मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आप सभी को अलग अलग मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 राज्यों में बारी बारी से जो है भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर की भर्ती आई हुई है। जैसे ही मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती परीक्षा कंप्लीट होती है तो उसके महीने 2 महीने में राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर की भर्ती परीक्षा होनी तय है। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो हरियाणा में आयुर्वेद डिस्पेंसर उपवैद का भर्ती परीक्षा होना है। तो देखा जाए तो इनमें जो ब्रॉड सब्जेक्ट है, मतलब कि जो बहुत ही बृहद विषय है, वह एक कॉमन विषय है जिसमें अगर देखा जाए तो सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से कुछ चीजें सेम है। जैसे हरियाणा में अगर देखें तो औसत द्रव्य परिचय या द्रव्य गुण विज्ञान द्रव्य परिचय अगर कहें, और मध्य प्रदेश में अगर द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय की बात कही जाए तो सेम है। लेकिन हरियाणा के आयुर्वेद डिस्पेंसर का सिलेबस जो है द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय का बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। द्रव्य गुण विज्ञान का विषय जो है बहुत विस्तृत है। और अगर मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखा जाए तो उसमें भी द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय का विषय अगर देखा जाए तो हरियाणा से थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस इनका है, लेकिन इनमें भी टॉपिक बहुत ज्यादा हैं। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो राजस्थान में औसत द्रव्य परिचय अगर कहें तो औसत द्रव्य परिचय इनके में भी सम्मिलित है। इनका भी सिलेबस अगर देखा जाए तो ब्रॉड है। और एक और विषय है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन इस विषय से बहुत ज्यादा बनते हैं। विषय है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का। कौन सा विषय है? रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का। तो मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा में भी रस शास्त्र, भेषज कल्पना, भेषजशाला, पथ्यापथ्य निर्माण, औषध निर्माण, इस तरह के टॉपिक सब्जेक्ट से, इन सब्जेक्ट से बहुत सारे टॉपिक जो है सम्मिलित है पाठ्यक्रम में। उसी तरह हरियाणा आयुर्वेद डिस्पेंसर की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी यह विषय रस शास्त्र और भेषज कल्पना का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर की बात की जाए तो उनके लिए भी रस शास्त्र और पथ्य निर्माण या पथ्य कल्पना निर्माण जो है विषय है। बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, भेषज कल्पना को हटा करके हम कहें तो वहां पे पथ्य कल्पना कर दिया गया, तो पथ्य कल्पना निर्माण करके उसमें भी टॉपिक इसी से रिलेटेड रखे गए हैं। ठीक है, तो विषय के नाम थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन टॉपिक अगर देखा जाए तो सेम है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसलिए ऐसा बताया आप सभी को क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है ना, राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स की जो भर्ती है 2026 की, हरियाणा आयुर्वेद डिस्पेंसर उपवैद की जो भर्ती है, और मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती है जो 15 तारीख को जिसका एग्जाम होने वाला है, इन सभी में ये सब्जेक्ट कॉमन है। और यही वो क्षेत्र है जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक और विषय है औसत द्रव्य परिचय का या द्रव्य गुण विज्ञान द्रव्य परिचय का, उससे भी विषय वस्तु बहुत ज्यादा सम्मिलित की गई है आपके पाठ्यक्रम में, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो पहले तो हम इस वीडियो में इस विषय से रिलेटेड 100 मॉक क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे, और इस सीरीज में लगभग आपको 250 प्लस एमसीक्यू आप सभी को मिलेगा, जो कि तीनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो भी आपने आयुर्भास्कर ऐप पे अपना कोर्स लिया है उसमें आपको ये वीडियो सीरीज जो है, इस 250 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज आपको सभी को ऐप पे मिल जाएगी। जो भी कोर्सेज आपने लिया उसमें मिल जाएगी। साथ में अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश के जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जो कैंडिडेट हैं, जो उसकी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आयुर्वेद स्टाफ नर्स जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो कहा जाए तो लगभग सभी राज्य के भर्ती परीक्षाओं के लिए ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें
हम 100 MCQ यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे। बाकी सारा जो है 250 MCQ की जो सीरीज है, इसी तरह से वीडियो सॉल्यूशन और इसका PDF प्लस इसकी आंसर शीट आप सभी को आपके कोर्स में दे दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को समझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि इस सीरीज में हम सॉल्व करेंगे कितने प्रश्न, 250 प्रश्न। किस विषय से? रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना से। और अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो भर्ती परीक्षा के, आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर के, तो भेषज कल्पना के जगह पे पथ्य कल्पना निर्माण, ठीक है, ये सम्मिलित हो जाएगा, वो भेषज कल्पना के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है निरुत्थ है। निरुत्थ क्या है पूछा जा रहा है। क्या वह रस परीक्षा है, आसव परीक्षा है, परपटी परीक्षा है या भस्म परीक्षा है? तो निरुत्थ क्या है? भस्म परीक्षा है। निरुत्थ भस्म परीक्षा। भस्म परीक्षा करने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है उसे हम कहते हैं निरुत्थ। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए। स्नेह सिद्धि में कल्क स्नेह द्रव का अनुपात है। कल्क सिद्धि कह रहे हैं स्नेह सिद्धि। स्नेह सिद्धि का मतलब क्या है? स्नेह सिद्धि का मतलब ये हो गया जो औषध स्नेह है। जब स्नेह की बात हो तो आप समझिएगा स्नेह मतलब क्या होता है। स्नेह का मतलब होता है तैल। तैलीय जो भी पदार्थ है, तेल वाली जो भी चीजें हैं वो स्नेह में आती हैं। स्नेह में हमने दो पार्ट बताया आपको कि स्नेह दो है, एक है अस्थावर और एक क्या है, एक है जांगम। एक है अस्थावर और एक है जांगम। ठीक है, तो स्नेह सिद्धि में कल्क और स्नेह द्रव का अनुपात क्या है? जब स्नेह को सिद्ध किया जाता है तो उसमें कल्क डाला जाता है और द्रव रूप यानी कि स्नेह द्रव डाला जाता है, स्नेह डाला जाता है। मतलब कि अगर तेल में औषध कल्क को डाल करके अच्छी तरह से पकाया जाए तो पकने के बाद से जो उत्पाद उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, उसे हम सिद्ध स्नेह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध स्नेह। मतलब उस तेल को हमने सिद्ध कर दिया। अब तेल का मतलब तिल तेल भी हो जाएगा, तिल का तेल भी हो जाएगा और घृत भी हो जाएगा। ज्यादातर जो है घृत और तिल तेल से ही औषध द्रव्य निर्माण होता है। मतलब कि औषध सिद्ध स्नेह, यानी कि स्नेह की सिद्धता की जाती है, स्नेह को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो क्या अनुपात है? तो इसमें देखिए तीन चीजें दी हुई हैं। तो स्नेह सिद्धि में कल्क भी है, स्नेह भी और द्रव, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या अनुपात है? तो अनुपात हो जाएगा 1:4:16 का। कितने का? 1:4:16। यानी कि एक भाग अगर कल्क है तो 4 भाग स्नेह होगा और 16 भाग क्या रहेगा? द्रव रहेगा। 16 भाग द्रव रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न रुद्र भाग। देखिए रुद्र भाग कई बार आप पढ़े हैं रस शास्त्र में। रुद्र भाग क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिए गए हैं ऐप पे। अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1/11। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है नारायण तैल में दुग्ध की मात्रा है। जो नारायण तैल है उसमें दुग्ध की मात्रा कितनी है? 4 गुना है, 10 गुना है, 6 गुना है या 20 गुना है? तो मात्रा होगी 4 गुना। नारायण तेल में दूध की मात्रा जो है 4 गुना होती है। कितनी होती है? 4 गुना। अगला देखिए आशव अरिष्ट में कल्क का प्रक्षेप गुड़ से कितना गुना होता है? देखिए आशव आपको पहले से ही पता है। आशव जो बिना अग्नि के तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? बिना अग्नि के, मतलब कि इसको भी संधान से ही बनाया जाता है, संधान करके बनाया जाता है।
लेकिन ये बिना अग्नि प्रयोग के, और ये जो है अग्नि पे पका करके तैयार किया जाता है, लेकिन ये भी संधान ही होता है। तो आसव अरिष्ट में कल्क का प्रक्षेप गुड़ से कितना गुना होता है? तो कल्प जो होता है उसका प्रक्षेप द्रव्य गुड़ से कितना गुना होता है, यही पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 1/8 गुना होता है, 1/6 गुना, 1/8 गुना या 1/10 गुना। तो आंसर जाएगा 1/10 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रस माणिक्य का निर्माण किससे होता है? रस माणिक्य का निर्माण किससे होता है? क्या पारद व गंधक से होता है, स्वर्ण माछिक से होता है, हरताल से होता है, या मनःशिला से? मनशिला लिखा हुआ है लेकिन सही लिखा जाए तो मनःशिला होता है। ठीक है, मनःशिला। तो मनःशिला से किससे होता है? तो आंसर होगा 100 हरताल से, यानी कि रस माणिक्य का निर्माण किससे होता है? हरताल से। अगला प्रश्न, पारद का नैवेद्य है, मतलब कि पारद का नैवेद्य क्या है? लोहा है, लौह माछिक है, गंधक है या अभ्रक है? तो आंसर होगा अभ्रक। पारद का नैवेद्य क्या है? अभ्रक। जो भी चीजें बताई जा रही हैं सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मतलब बढ़िया से इसको देखिए और फिर सभी प्रश्न एक जगह लिख लीजिए और फिर उसका आंसर अगर आप लिख लोगे ना याद करके, तो ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और वो प्रश्न का आंसर कभी भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, करना क्या आपको, पहले प्रश्न जितने बताए जा रहे हैं सब नोट कर लीजिए और क्लास एक बार देखेंगे, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज हो जाएगा आंसर। उसके बाद से तब आप आंसर अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए कि अगर 100 प्रश्न आपको यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं और ऐप पे 250 प्रश्न अगर दिए जा रहे हैं तो आप उसमें से कितने का आंसर दे पा रहे हो, ये देखना सबसे जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप 3000, 4000, 5000, 10,000 अगर प्रश्न आप देख लोगे, पढ़ लोगे और एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं पहुंचते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन सबसे जरूरी है, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा मित्र पंचक का प्रयोग करते हैं। मित्र पंचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पुट परीक्षण में किया जाता है, भस्म परीक्षण में किया जाता है, स्नेह परीक्षण में करते हैं या अवलेह सिद्धि परीक्षण में करते हैं? किसमें करते हैं? भस्म परीक्षण में करते हैं। किसमें करते हैं? भस्म परीक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है मित्र पंचक का। अगला, दोला यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोला यंत्र आप सभी को बताया गया है। दोला यंत्र इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें दोलन होता है। ठीक है, इसलिए दोला यंत्र कहा जाता है इसको। दोला यंत्र के लिए कई बार आप सभी को बता दिया गया है कि एक मिट्टी का पात्र होता है इस तरह का और इसके कंठ पर इसमें छेद होता है और यहाँ पे एक लोहे की सलाका लगा दी जाती है और यहाँ पे औसत द्रव्य को कपड़े में बांध करके कहां तक, मतलब कि इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है इस पात्र को कि ये इससे दूरी पर रहे, ऊंचाई पर रहे। ठीक है, और इसको बंद कर दिया जाता है और इसमें औसत द्रव्य रख करके बंद करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से भाप के माध्यम से इसमें प्रसार होता है और ये हिलता है, दोलन होता है प्रसार के कारण, इसलिए इसे दोला यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है दोला यंत्र का प्रयोग किस लिए करते हैं। दोला यंत्र आपको रसशास्त्र में बढ़िया से बताया भी गया और किस लिए किया जाता है ये भी बताया गया। फिर भी आप बता सकते हैं कि ये किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, मर्दन में, मूर्छना में, स्वेदन में या मारण में? कई बार बताया गया, तो आंसर खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा, यानी कि दोला यंत्र का प्रयोग किस लिए करते हैं? मर्दन करने के लिए, मूर्छना करने के लिए, स्वेदन में या मारण में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणो रसेंद्रस्य कहा है? प्राणो रसेंद्रस्य कहा है? कहा है का मतलब किसके लिए कहा गया है? प्राणो रसेंद्रस्य किसके लिए कहा गया है? कहा गया है किसके लिए? अभ्रक के लिए, माछिक के लिए, गंधक के लिए या हीरक के लिए? तो कहा गया है माछिक के लिए। किसके लिए कहा गया है? माछिक के लिए। अगला प्रश्न कह रहा ताम्र भस्म का वर्णन, ताम्र भस्म का वर्ण होता है। ताम्र भस्म का वर्ण भी कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी ताम्र भस्म का वर्ण क्या होता है पूछा जा रहा है, तो रक्त के समान, पित्त के समान, श्वेत के समान या कृष्ण। ठीक है, तो क्या होगा?
कृष्ण। ताम्र भस्म किस तरह का होता है? कृष्ण वर्ण का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हृदयावरण, हृदयार्णव रस का मुख्य घटक है। हृदयार्णव रस का मुख्य घटक क्या है? हृदयार्णव रस का मुख्य घटक क्या है? क्या स्वर्ण है, रजत है, लौह है या ताम्र है? ठीक है, तो आंसर होगा ताम्र। हृदयार्णव रस का मुख्य घटक है ताम्र। अगला प्रश्न भल्लातक का योग है। भल्लातक भी कई बार बताया जा चुका है। भल्लातक से कौन सा योग तैयार किया जा रहा है? संजीवनी बटी, ग्रहणी कपाट रस या त्रिभुवन कीर्ति रस या आनंद भैरव रस? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा संजीवनी बटी। संजीवनी बटी तैयार की जाती है भल्लातक से, तो इसलिए भल्लातक का योग जब पूछे तो आप बताएं संजीवनी बटी। तापीज पर्याय है। तापीज किसका पर्याय? ऐसे ही डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न है, ये आपने नहीं सुना होगा, इसलिए ऐसे प्रश्न पर्याय में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आसान सा पर्याय दे दे और आप आंसर बता दें। ठीक है, तो तापीज पर्याय है किसका? व्याक्रांत का, मक्षिक का, बंग का, नाग का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माछिक का। माछिक का पर्याय जो है तापीज है, या तापीज का पर्याय माछिक है। ठीक है, अगला गौरी पाषाण है। गौरी पाषाण क्या है? गंधक है, मनशिला, संखिया या हरताल? क्या है? संखिया। संखिया को गौरी पाषाण भी कह सकते हैं। ठीक है, या कहा जाता है गौरी पाषाण। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा परपटी कल्पना किस रोग की मुख्य औषध है? यानी कि जो परपटी कल्पना से जो औषध तैयार की जा रही है या जो परपटियां तैयार होती हैं वो मुख्य रूप से किस रोग के लिए औषधि का काम करती है? क्या अतिसार, ज्वर, ग्रहणी या अर्श? ठीक है, अतिसार, ज्वर, ग्रहणी या अर्श। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा? प्रश्न देख सकते हैं एक बार फिर से, परपटी कल्पना किस रोग की मुख्य औषध है, यह पूछा जा रहा है। तो किस रोग की मुख्य औषध है? यह औषध है पर किस रोग की औषध है? ग्रहणी की। किसकी औषध है? ग्रहणी की। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रहणी का अगर पूछा जाए किस ग्रहणी मतलब परपटी जो कल्पना की जा रही है, परपटी कल्पना से जो औषध तैयार हो रहा है या परपटी जो तैयार हो रही है वो मुख्य रूप से ग्रहणी रोग के लिए ही प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, यवागु निर्माणार्थ कितने गुना जल लेने का विधान है? मतलब जब यवागु का निर्माण किया जाता है, यवागु कल्पना होती है तो कितना गुना जल लिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो कितना गुना जल लिया जाता है? लिया जाता है 6 गुना जल। कितना गुना जल लिया जाता है? 6 गुना जल यवागु कल्पना के लिए लिया जाता है, 6 गुना जल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चरकानुसार यवागुओं की संख्या है। चरक आचार्य चरक के अनुसार यवागुओं की कितनी संख्या बताई गई? क्या 26, 27, 28 या 29? तो आंसर होगा 28। चरक ने यवागुओं की संख्या बताई है 28। अगला प्रश्न देखिए, चरकानुसार अनुवासन बस्ती के व्यापद है। मतलब जब अनुवासन बस्ती की जाती है तो अनुवासन बस्ती से जो व्यापद, जो व्याधि या रोग कह सकते हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शरीर में, वो कितनी हैं, कितनी प्रकार की हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 12 हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। क्या होगा? 6। मतलब कि चरक के अनुसार जो अनुवासन बस्ती है उसके व्यापद हैं 6। ठीक है, अगला प्रश्न, कषाय व निर्यूह किसके क्रमशः पर्याय? देखिए, कषाय और निर्यूह ये भी भेषज कल्पना में आपको अच्छी तरीके से बताया गया। कषाय क्या है और निर्यूह क्या है, तो उसका पर्याय पूछ रहा है। कषाय किसका पर्याय है और निर्यूह किसका पर्याय है? क्या यह स्वरस व क्वाथ का पर्याय है क्रमशः, या क्वाथ व हिम के, क्वाथ व क्वाथ के, या क्वाथ व फांड के? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स क्वाथ और क्वाथ के। मतलब कि ये दोनों पर्याय जो है कषाय व निर्यूह, ये दोनों पर्याय क्वाथ के ही हैं। किसके हैं? क्वाथ के पर्याय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
क्वाथ में स्नेह सिद्धि करने हेतु कल्क स्नेह से लेते हैं। कह रहा क्वाथ में स्नेह सिद्धि करने हेतु कल्क स्नेह से लेते हैं, मतलब कि जब क्वाथ में स्नेह सिद्धि की जाती है तो कल्क स्नेह से कितना मात्रा में लिया जाता है? क्या 1/4 मात्रा में लिया जाता है, या 1/6 मात्रा में लिया जाता है, या 1/8 मात्रा में लिया जाता है, या 1/2 मात्रा में लिया जाता है? तो आंसर होगा 1/6 मात्रा में लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, खरपर का सत्वपातन किस मूसा में करते हैं? जो खरपर है उसका सत्वपातन करने के लिए किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? वृंताक मूसा, वज्र मूसा, गोस्तनी मूसा, योग मूसा। जब मूसा के प्रकार याद करेंगे ना तो इस तरह के प्रकार हैं, यहां से भी आप देख करके याद कर सकते हो। तो वृंताक मूसा, वज्र मूसा, गोस्तनी मूसा, योग मूसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वृंताक मूसा। आंसर क्या होगा? वृंताक मूसा। मतलब कि खरपर का सत्वपातन करने के लिए जिस मूसा का प्रयोग किया जाता है वो है वृंताक मूसा। अगला प्रश्न, चरकानुसार प्रकुंच किसका पर्याय? प्रकुंच ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल सकता है प्रकुंच, और यहां पे जो लिखा हुआ है आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकुंच, ऐसे और ऐसे। 3 तरह से आपको बता दिया कि ऐसे इस तरह से ही लिखा आपको दिखेगा। तो चरकानुसार प्रकुंच किसका पर्याय? प्रकुंच किसका पर्याय? क्या अक्ष का, पाड़ीतल का, पल का, या टंक का? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 100 पल का। देखिए जितने भी यहाँ पे ये प्रकुंच के बारे में पर्याय पूछेगा ना, ये सभी मापन के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो पल भी मापन का एक, कह सकते हैं कि एक यूनिट है। प्राचीन समय में इस तरह से नाम आते थे मानों के। मंथ किसका भेद है? मंथ किसका भेद है मतलब मंथ इनमें से किसका प्रकार है? भेद का मतलब प्रकार से ही समझिएगा। हिम का, क्वाथ का, प्रमथ्या का, या फांट का? तो आंसर हो जाएगा द फांट का। मतलब कि मंथ जो है फांट का ही एक प्रकार है या भेद है। अगला प्रश्न, वटी निर्माणार्थ सीता की मात्रा है। देखिए यहां पे सीता मिस्री को कहा जा रहा है या चीनी को कह सकते हैं। ठीक है, मिस्री या चीनी को हम सीता कहते हैं। तो जब भी सीता कहे तो आप ये मिस्री या चीनी ही समझिएगा। तो वटी निर्माणार्थ सीता की मात्रा है 4 गुना, 6 गुना, या 2 गुना, या सम मात्रा। मतलब वटी जो गोलियां तैयार की जाती हैं तो उसमें सीता की मात्रा कितनी डाली जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यानी कि 4 गुना। आंसर क्या होगा? 4 गुना। ठीक है, वटी निर्माणार्थ सीता की मात्रा होती है 4 गुना। अगला कह रहा मुस्त परपट कौशीरम चंदनोदिच्य नागरह है। अब देखिए यहां पे एक तरह से कह सकते हैं श्लोक का कुछ भाग ही यहां पे दे दिया है। मुस्त परपट कौशीरम चंदनोदिच्य नागरह, क्या है ये? पंचतिक्त है, या सड़ंग पानी है, या षटछिरी वृक्ष है, या पंचकोल है? तो कह रहा है मुस्त, परपट, फिर कौशीरम। कौशीरम देखिए मुस्त, मुस्तक को समझ सकते हैं, परपटी, परपटिक, कौशीरम कह रहा है तो उसिर भी है इसमें। मुस्तक, परपटी, उसिर, चंदन, चंदनोच्य, और फिर है नागर। नागरे यानी कि नागर। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये किसके लिए कहा गया? तो कह रहा है पंचतिक्त, सड़ंगपानीय, षटछिरी वृक्ष, या पंचकोल। तो आंसर जाएगा आपका ब पे, सड़ंगपानीय। मतलब कि सड़ंगपानीय कहने का मतलब क्या है? इसमें 6 चीजें हैं जिससे पानक कल्पना की जाती है। तो मुस्तक, परपट, कौशीरम, चंदनोदिच्य, नागरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचविध कषाय कल्पनाओं की सवीर्यता अवधि है। जितने भी पंचविध कषाय कल्पना में जो कल्पनाएं हैं, चाहे वह स्वरस हो गया, ठीक है, हीम हो गया, कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, या
फांट हो गया, ठीक है। तो स्वरस, हीम, कल्क, क्वाथ, फांट, इन पांचों की बात कह रहा है कि इन कल्पनाओं की सवीर्यता होती। सवीर्यता अवधि का मतलब क्या है? वीर्य यानी कि तासीर या उस औषध कल्पना का मुख्य गुण कह सकते हैं कि कब तक रहता है कि उसके भीतर अगर हम उसे प्रयोग में ले लेते हैं तो उसका गुण हमें मिल जाएगा, और उस समय के बाद अगर लेते हैं तो उसका गुण हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वही सवीर्यता अवधि है। तो आंसर किस पे जाएगा? आंसर जाएगा 1 दिन। 1 दिन से ज्यादा इनकी सवीर्यता अवधि नहीं है, चाहे वह स्वरस, हिम हो, कल्क हो, क्वाथ हो, फांट। देखिए यहाँ पे कल्क को परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। कल्क को परिरक्षित कर सकते हैं। इस समय तो आप देख सकते होंगे कल्क अगर हम कहें तो चटनी की तरह हम कह सकते हैं, चूर्ण से ये पूरी तरह से भिन्न है, ठीक है। चटनी की तरह कह सकते हैं, लेकिन इस समय क्या प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर के बहुत सारे आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी चटनियां जो है आप इस समय देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर सही तरीके से बोला जाए तो 1 दिन से ज्यादा इसका सवीर्यता अवधि नहीं है, यानी कि तब 1 दिन के बाद अगर प्रयोग में लेते हैं तो लाभ नहीं होगा, ठीक है। अगला, पंचविध कषाय कल्पनाओं में सर्वाधिक बलवान कल्पना क्या है? मतलब देखिए जो अभी आपने देखा स्वरस, कल्क, हीम, फांट, क्वाथ, इन सब में सबसे बलवान कल्पना कौन सी है? क्या स्वरस है, कल्क है, श्रित है, फांट है सॉरी, श्रित जो है क्वाथ को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है सबसे बलवान कल्पना है? तो सबसे बलवान कल्पना जो है स्वरस है, क्योंकि इसमें औसत की मात्रा अत्यधिक होती है और ताजी मात्रा ही प्रयोग में ली जा रही है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है, जिसको बनाने में ज्यादा समय लगे और जिसकी कम मात्रा प्राप्त हो रही है वह कम बलवान है। इसलिए स्वरस की कम मात्रा ही प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। बहुत बलवान है इसलिए कम मात्रा ही प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्या दापोथितातोए, द्रव्या दापोथितातोए तत् पुनर्निसी संस्थितात। तो यहां पे भी डैश दे रहा है और यहां पे भी डैश दे रहा है, मतलब इन दोनों खाली जगहों पे इन सूत्र के बीच में क्या चीजें रहेंगी? कह रहा है द्रव्या दापोथितातोए डैश तत् पुनर्निसी संस्थितात। तो यहां पे कह रहा है कि क्या होगा? स्वरस होगा, कल्क होगा, क्वाथ होगा, जाएगा आंसर जाएगा शीत पे ही, ठीक है, शीत। तो द्रव्या दापोथितातोए तत् पुनर्निसी संस्थितात, यानी कि शीत, क्या है? शीत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है सत्व में पाया जाता है। सत्व, सत्व क्या है? अंतिम उत्पाद, जो कि जैसे गिलोय का सत्व तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? गिलोय को जल के साथ क्या करते हैं? उबालते हैं, और उबालने के बाद से जो उसका स्टार्च मतलब सत्व जो मंड बच जाता है, लास्ट में जो उत्पाद बचता है उसे ही सत्व कहते हैं। तो सत्व में पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो अभी हमने बता दिया ही, मंड या स्टार्च, इसको हम मंड भी कहते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में मंड ही पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या होगा? ब, मंड पाया जाता है, ठीक है, सत्व में। अगला प्रश्न, चरक अनुसार मौलिक कल्पनाओं की संख्या है। चरक के अनुसार अगर देखा जाए तो मौलिक कल्पनाएं कितनी है? कितनी मौलिक कल्पनाएं हैं? 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो आंसर होगा 5। आचार्य चरक के अनुसार 5 ही मौलिक कल्पनाएं हैं जिनको पंचविध कषाय कल्पना कही गई है, कहा गया है। अगला प्रश्न, शुष्क कल्प पर्याय है। देखिए शुष्क कल्प यहाँ पे कह रहा है, शुष्क यानी कि मतलब एक तरह से रूखा सूखा हम कह सकते हैं, सूखा कल्प जो बिना जल के ही तैयार किया जा रहा है। तो जब जल के साथ तैयार करेंगे तो चटनी हो जाएगा, मतलब कि शुष्क कल्क नहीं होगा वो। तो यहां पे कह रहा है कि शुष्क कल्क तो क्या होगा? तो अगर देखा जाए तो सीधा सा आंसर जा रहा है चूर्ण पे, मतलब बिना पानी के साथ अगर किसी औषध द्रव्य को पीसा जा रहा है तो जो निर्माण हो रहा है वो तो चूर्ण नहीं होगा ना, क्या होगा? चूर्ण होगा। तो आंसर क्या जाएगा? 100 पे, चूर्ण पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्याद रस उच्यते। कह रहा है यंत्र निष्पीडिताद
द्रव्याद रस उच्यते। कह रहा है कि यदि यंत्र से मतलब कि दबाया जाए किसी द्रव्य को, उसके रस को निकाला जाए, प्राप्त किया जाए, तो वो क्या होगा? तो आसान सा आंसर होगा स्वरस होगा। क्या होगा? स्वरस। तो 34 का क्या आंसर होगा? स्वरस। अगला प्रश्न कह रहा निर्यूह व श्रित, निर्यूह व श्रित पर्याय है। अभी आपको ऊपर बताया गया है निर्यूह और श्रित के बारे में। तो निर्यूह और श्रित किसका पर्याय है? निर्यूह और श्रित पर्याय है क्वाथ के। ये दोनों किसके पर्याय है? क्वाथ के। श्रित भी क्वाथ का ही पर्याय है। ऊपर श्रित नहीं था, श्रित के स्थान पे दूसरा कुछ था। ठीक है। विमल का शोधन द्रव्य है। विमल का शोधन द्रव्य क्या है? अगस्त पत्र स्वरस है, निम्ब है, आटरूसक है या कारवेल्लक है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 आटरूसक। आटरूसक से विमल का शोधन किया जाता है। ठीक है। स्वर्ण बंग निर्माणार्थ आवश्यक स्वर्ण मात्रा है। मतलब कि जब स्वर्ण बंग का निर्माण किया जाता है तो स्वर्ण की मात्रा कितनी प्रयोग में ली जाती है? तो स्वर्ण की जो मात्रा प्रयोग में ली जाती है वह है 0। मतलब कि स्वर्ण और बंग का जब निर्माण किया जाता है तो स्वर्ण उसमें होता ही नहीं है। क्या है? स्वर्ण बंग में स्वर्ण नहीं होगा, बंग का ही मात्रा उसमें प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बंग का मारण, बंग का मारण द्रव्य है। मतलब बंग का मारण द्रव्य क्या है? गोमूत्र है, मनःशिला है, हरताल है या स्वर्ण माछिक है। तो आंसर हो जाएगा हरताल। बंग का मारण द्रव्य हरताल है। अगला प्रश्न, संख्या की औषधीय मात्रा है। संख्या की औषधीय मात्रा कितनी, मतलब कितना मात्रा उसको प्रयोग में लिया जाता है संख्या को? 1/4 से 1/8 रत्ती, 1/120 से 1/30 रत्ती, 1/2 से 1/4 रत्ती, 1/64 से 1/32 रत्ती कहा जा रहा है। तो आंसर होगा ब 1/20 से 1/30 रत्ती। यहाँ पे 120 दिया हुआ है जो कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1/20 से 1/30 रत्ती। ठीक है। आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा पारद का औषधि औपाधिक दोष है। पारद का औपाधिक जिससे शरीर में नुकसान होता है वह दोष कौन सा है? तो औपाधिक दोष है इसका कंचुक। क्या है? कंचुक इसका औपाधिक दोष है। अगला प्रश्न, शोधनार्थ व सत्व द्रावणार्थ प्रयुक्त मूसा है। शोधनार्थ यानी कि शोधन करने के लिए, और द्रवणार्थ यानी कि द्रव रूप बदलने के लिए कौन सी मूसा का प्रयोग किया जाता है? क्या वज्र मूसा का प्रयोग करते हैं, या गार मूसा का, वृंताक मूसा का, गोस्तनी मूसा का? तो आंसर हो जाएगा गोस्तनी मूसा का। ठीक है। अगला प्रश्न, मंड में जल की मात्रा होती है। जो मंड तैयार किया जाता है, या सामान्य भाषा में माण अगर कहें, तो मंड प्राप्त करने के लिए जो मात्रा जल की प्रयोग की जाती है वो कितनी है? 5 गुना है, 4 गुना है, 14? यहाँ पे गुना दिया है तो आप ये समझिएगा कि जो मंड बनाने के लिए जो द्रव्य लिया जा रहा है उसकी मात्रा के गुना पूछ रहा है, उससे कितना गुना जल लिया जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 114 गुना। कितना? 14 गुना। रट जाइए। अब अगला प्रश्न देखिए, तैल निष्करणार्थ प्रयुक्त यंत्र है। मतलब कि तैल का निष्कर्षण करने के लिए, तेल का निष्कर्षण करने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, वह क्या है? क्या वह पाताल यंत्र है, डमरू यंत्र है, विद्याधर यंत्र है या दोला यंत्र है? अगर देखें तो क्लास जो आप कर रहे हो उसमें रस शास्त्र में आपको एक यंत्रों का एक पीडीएफ भी दिया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि हर यंत्र का प्रारूप बना करके बताया गया, और बताया भी गया है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार कैसा होता है, किस प्रयोग में लिया जाता है। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। तो तैल निष्कर्षणार्थ प्रयुक्त यंत्र है। तैल का निष्कर्षण करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो वह यंत्र है पाताल यंत्र। कौन सा यंत्र है? पाताल यंत्र। अगला प्रश्न देखिए, दोला यंत्र प्रयोज्य है। दोला यंत्र किस लिए प्रयोग? ये बार बार पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोला यंत्र के बारे में कई बार पूछा गया। आंसर स्वेदनार्थ होगा। स्वेदन करने के लिए ही दोला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्वेदन करने के लिए। आ रहा समझ में? क्योंकि
एक तरह से दोलन होता है इस यंत्र में भाप के द्वारा है, क्योंकि जो सलाका है लोहे की वो गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है और उसके कारण धीरे धीरे जो भी पोटली में जो द्रव्य रखा होता है वो धीरे धीरे शोधित होने लगता है, यानी कि उष्मा से स्वेदन उसमें होने लगता है, इसलिए स्वेदनार्थ हम आंसर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पारद में नैसर्गिक दोषों का समूह है। पारद में जो नैसर्गिक दोष होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्या विष, बही या मल, नाग, भंग या सप्त कंचुक दोष या सभी दोष होते हैं? तो पारद में कौन से दोष होते हैं? पारद में होता है 3 दोष, विष, बही और मल। ठीक है, अगला अविपत्तिकर्ण चूर्ण में मिश्री का प्रमाण है। अविपत्तिकर्ण चूर्ण जो है उसमें मिश्री की कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है? क्या 10 भाग, 44 भाग, 16 भाग या 22 भाग? तो आंसर हो जाएगा 66 भाग। ठीक है, 10 भाग, 44 भाग, 66 भाग या 22 भाग, तो आंसर होगा 166 भाग। अगला प्रश्न, रस तरंगिणी के लेखक हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखे तो किसी भी परीक्षा में जो आयुर्वेद से रिलेटेड है उसमें ये प्रश्न आता ही आता है। तो रस तरंगिणी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाना चाहिए। रस तरंगिणी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या होगा, रस तरंगिणी के लेखक कौन होंगे, फटाक से बताइए। अगला प्रश्न, एक गुंजा या रत्ती का भार सामान्यतः होता है। एक गुंजा या रत्ती आधुनिक में कितनी मात्रा के बराबर होता है? क्या 30 मिलीग्राम के बराबर या 120 मिलीग्राम के बराबर, 250 मिलीग्राम के बराबर या 360 मिलीग्राम के बराबर? तो आंसर होगा 120 मिलीग्राम के बराबर। कई बार बताया गया एक रत्ती बराबर 120 मिलीग्राम, कई बार बताया गया है। वही अगर आधी रत्ती मात्रा बोली जाए, आधी रत्ती, तो वो होता है 60 मिलीग्राम। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से रत्न दोष है। निम्न में से रत्न दोष क्या है? विष है, ग्रास है, मल है या बही है? तो आंसर हो जाएगा ब, ग्रास। रत्न दोष जो है वो है ग्रास। अगला प्रश्न, मिश्रक किसका भेद है? मिश्रक किसका भेद है? यशद का, बंग का, नाग का या कांस्य का? तो आंसर हो जाएगा ब, बंग का। ठीक है, समल किसका भेद है? मतलब कि समल किसके प्रकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 100, नाग के अंतर्गत। समल क्या है? नाग का भेद है। अगला प्रश्न, यहां पे हम 100 प्रश्न करा रहे हैं रस शास्त्र और भेषज कल्पना से, इसलिए ताकि जो स्टडी मटेरियल की तलाश कर रहे हैं, किताबों की तलाश कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम यहां से हेल्प लेकर के अच्छी तरीके से पढ़ लें। लेकिन इस सीरीज में 250 प्रश्न है जो कि आपको आयुर्वेद भास्कर ऐप पर जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा आयुर्वेद डिस्पेंसर की, राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर की, मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की, या आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट या उत्तर प्रदेश आयुर्वेद स्टाफ नर्स या हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप अगर देखें तो अलग अलग राज्यों में आयुर्वेद के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो कोर्सेज हैं आयुर्वेद भास्कर ऐप पे हैं, और जिनमें भी आयुर्वेद के अंतर्गत रस शास्त्र और भेषज कल्पना का विषय, वहां पे आपको ये पूरी सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो और प्लस पूरा पीडीएफ विद आंसर शीट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से आप कंप्लीट इसका जो भी है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला, ब्रास में ताम्र व यशद का अनुपात होता है। ब्रास में तांबे और यशद का जो अनुपात है वो कितना होता है? 1 संबंधे 2, 2 संबंधे 1, 4 संबंधे 1 या 1 संबंधे 4? तो आंसर होगा 2 संबंधे 1। ठीक है, अगला प्रश्न, रुद्र भाग है। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रुद्र भाग अभी आपको बताया भी गया, तो रुद्र भाग फिर से आप आंसर बता सकते हो क्या होगा रुद्र भाग। अगला प्रश्न देखिए, हड़ताल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। हड़ताल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, तो
आप इसको गलत तरीके से मत समझ लीजिएगा। इस तरह से रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो AS2 ऐसे लिखा हुआ है, फिर लिखा है S2, ठीक है। उसी तरह से AS2 और फिर 2S3, उसी तरह AS2O3, फिर AS2S4, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद भी करना है। हरताल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो हरताल का रासायनिक सूत्र है AS2, क्या है, AS2S3, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा AS2S3 हरताल का रासायनिक सूत्र है। अगला, माछिक का शोधन द्रव्य है। माछिक को किस द्रव्य के द्वारा शोधन किया जाता है? एरंड तेल के द्वारा, गोदूत के द्वारा, गौघृत के द्वारा या कारवेल्लक के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, एरंड तेल के द्वारा। किसके द्वारा? एरंड तेल के द्वारा। अगला प्रश्न, मित्र पंचक है। मित्र पंचक क्या है? इनमें से मित्र पंचक कौन है? तो सभी 5-5 है ना, तो मित्र पंचक में भी 5 द्रव्य है। कौन है? गुड़ है, गुंजा है, मधु है, सर्पी है, सौभाग्य है। गुंजा, मधु, सर्पी, सौभाग्य, गुगलू। गुड़, गुंजा, माछिक, ताम्र, घृत। गुड़, गुंजा, मधु, सर्पी, स्फटिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुड़, गुंजा, मधु, सर्पी, सौभाग्य, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा, रसेंद्र सार संग्रह अनुसार लौह भस्म में प्रयुक्त पाक है। रसेंद्र सार संग्रह अनुसार लौह भस्म में प्रयुक्त पाक है क्या? स्थली पाक, भानु पाक, कुट पाक या सभी? तो रसेंद्र सार के संग्रह के अनुसार जो लौह भस्म तैयार किया जाता है उसमें जो पाक प्रयोग किया जाता है, कौन सा पाक प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सभी। मतलब कि रसेंद्र सार संग्रह अनुसार जो लौह भस्म में प्रयुक्त पाक होता है वो स्थली भी होता है, भानु पाक भी होता है, पुट पाक भी होता है, इसलिए यह आंसर द सही होगा, मतलब कि सभी। अगला प्रश्न, पारद की निर्गंध मूर्छना है। निर्गंध मूर्छना कौन सी है पारद की? रस कर्पूर, कज्जली, मकर ध्वज, रस सिंदूर। तो आंसर हो जाएगा रस कर्पूर इसका निर्गंध मूर्छना है। अगला प्रश्न, शशिलेखा टीका लिखी गई है। शशिलेखा टीका किसके लिए लिखी गई है? किसके ऊपर लिखी गई है? अष्टांग संग्रह पर लिखी गई है, चरक पर लिखी गई है, सुश्रुत पर लिखी गई है या काश्यप पर लिखी गई है? तो आंसर होगा अष्टांग संग्रह पर। शशिलेखा जो है अष्टांग संग्रह की टीका है, ठीक है। कुवज्रक किसका पर्याय है? कुवज्रक किसका पर्याय है? वैक्रांत का, माछिक का, हरताल का या हीरा का? तो आंसर हो जाएगा वैक्रांत का। वैक्रांत का पर्यायवाची कुवज्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्त्री पुष्प हरणम किसे कहा गया? स्त्री पुष्प हरणम किसे कहा गया? पत्रताल को, पिंडताल को, काशीश को या माछिक को? तो आंसर होगा पिंडताल। पिंडताल को कहा गया स्त्री पुष्प हरणम, ठीक है। अगला प्रश्न, पारद की गतियां। अब देखिए बार बार बताया है कि गति जो है, गति जब कहें तो भेद समझिएगा, प्रकार समझिएगा। तो भेद, प्रकार, गतियां तीनों एक ही चीज है। तो पारद की गतियां क्या हैं या प्रकार कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो आंसर हो जाएगा 105। पारद के 5 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, पारद की अदृश्य गति क्या है? मतलब कि पारद का वो प्रकार जो अदृश्य है। तो जल गति, धूम गति, हंस गति, जीव गति। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द जीव गति। जीव गति पारद की अदृश्य गति है, ठीक है। देखिए, हिंगुल से प्राप्त किया जा सकता है। हिंगुल से क्या प्राप्त किया जा सकता है? आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा कि हिंगुल से प्राप्त किया जा सकता है। हिंगुल से क्या प्राप्त किया जा सकता है? क्या पारद प्राप्त कर सकते हैं, अभ्रक प्राप्त कर सकते हैं, ताम्र प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ण माछिक प्राप्त कर सकते हैं? आसान सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, वात रक्त में श्रेष्ठ गुगलू है।
जब वात रक्त होता है तो उसमें श्रेष्ठ गुगलू कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? सिंहनाद गुगलू, कैशोर गुगलू, योगराज गुगलू या त्रयोदशांग गुगलू, कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब कैशोर गुगलू। वात रक्त अगर हुआ हो तो उसमें कैशोर गुगलू बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है। आम वात में श्रेष्ठ गुगलू है, आम वात अगर हुआ है तो उसमें श्रेष्ठ गुगलू क्या है? सिंहनाद, कैशोर, योगराज या त्रयोदशांग। तो आंसर हो जाएगा असिंहनाद गुगलू। ठीक है। अगला प्रश्न, श्वेत परपटी का पर्याय है। श्वेत परपटी को हम और क्या कह सकते हैं इनमें से? क्षार परपटी, अम्ल परपटी, ताम्र परपटी या रस परपटी। तो आंसर हो जाएगा क्षार परपटी। श्वेत परपटी को हम क्षार परपटी भी कहते हैं। प्रश्न कई तरह से घुमा करके पूछा है। दारू हरिद्रा का क्वाथ कहलाता है। दारू हरिद्रा का क्वाथ क्या कहलाता है? सौविरांजन, स्त्रोतोज्ञन, रसांजन या पुष्पांजन। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रसांजन। दारू हरिद्रा के क्वाथ को रसांजन कह सकते हैं या कहा जाता है। विमल किस वर्ग से संबंधित है? विमल क्या है? महारस है, रस है, उपरस है, साधारण रस है या उपरल लिखा हुआ है तो उपरल न लिख करके यहां पर रहेगा उपरत्न। ठीक है, उपरत्न। तो क्या है विमल? इनमें से किनके अंतर्गत आता है? तो विमल है महारस। विमल किसमें है? महारस में है। ठीक है। आप ये भी याद कर लीजिएगा कि महारस, रस, उपरस, रत्न, उपरत्न में धातु, उपधातु में कौन कौन से द्रव्यों को रखा गया है। आप रसशास्त्र के अंतर्गत याद कर लीजिएगा, बताया भी गया है। अगला देखिए, संख्या किस वर्ग से संबंधित है? संख्या क्या है, किस वर्ग से संबंधित है? क्या महारस है, उपरस है, साधारण रस है, उपविश है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साधारण रस। संख्या क्या है? साधारण रस है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ अभ्रक क्या है? अभ्रक के बहुत सारे प्रकार है, उसमें से श्रेष्ठ अभ्रक का प्रकार क्या है? पिनाक, नाग, मंडूर, मंडूप, वज्राभ्रक। ठीक है। तो क्या होगा? आंसर होगा द वज्राभ्रक, मतलब कि वज्र अभ्रक जो है वो श्रेष्ठ अभ्रक है। अगला प्रश्न देखिए, AS2S2। ठीक है, AS2 और S2 ऐसे हैं। तो AS2S2 क्या है? हरताल है, मनःशिला, ये इसका रासायनिक सूत्र है और उसके हिसाब से नाम पूछ रहा है कि क्या है इसमें से। तो आंसर हो जाएगा क्या? मनःशिला। ये मनःशिला का रासायनिक सूत्र है AS2S2। ठीक है। अगला प्रश्न, रस रत्न समुच्चय के लेखक हैं। रस रत्न समुच्चय के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रस बागभट्ट। रस बागभट्ट रस रत्न समुच्चय के लेखक है। अगला, मुग्ध रस के घटक हैं। मुग्ध रस के घटक क्या है? पारद और गंधक, पारद खटिका, गंधक खटिका या पारद गंधक खटिका। तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा पारद और खटिका मुग्ध रस के घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला, मयूर पिच्छ भस्म का सत्व है। मयूर पिच्छ भस्म का सत्व क्या है? लौह है, ताम्र है, रजत है, यशद है। तो आंसर हो जाएगा रजत। मयूर पिच्छ भस्म का सत्व है रजत। अगला प्रश्न, साधारण रस है। साधारण रस कितने हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो आंसर हो जाएगा 8। कितने हैं? 8। साधारण रस कितने हैं? 8। अगला प्रश्न, रसबंध कितने प्रकार के हैं? रसबंध कितने प्रकार के हैं? 25, 30, 14 या 15? आंसर हो जाएगा 25। रसबंध कितने होते हैं? 25। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, नाग व बंग पारद के दोष हैं। नाग और बंग पारद के कैसे दोष हैं? नैसर्गिक है, यौगिक है, औपाधिक है या महादोष के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, आरोग्य वर्धनी का मुख्य घटक है। निषोद, कुटकी, कचूर, निम्ब। इसको पिछली सीरीज में भी बताया गया था। आंसर आप बताइए क्या होगा? 79 का आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न, अवलेह की सवीर्यता अवधि क्या है?
मतलब कि कितने समय तक इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं। 1 मास, 2 मास, 1 वर्ष, 2 वर्ष, तो आंसर हो जाएगा 100 1 वर्ष, मतलब अवलेय की सवीरता अवधि 1 वर्ष है। ठीक है, तो च्यवनप्राश भी अवलेय ही है, लेकिन अब इस समय प्रिजर्वेटिव मिला करके लंबे समय तक उसको चलाया जा रहा है। पिच्छा बस्ती का मुख्य घटक है, पिच्छा बस्ती मुख्य घटक क्या है उसका? त्रिफला है, मोचरस है, दशमूल है, पाठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब मोचरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, तो पिच्छा बस्ती का मुख्य घटक क्या है? पिच्छा बस्ती का मुख्य घटक होगा मोचरस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मोच रस किसका निर्यास है? मतलब मोच रस निर्यास किसका है? सल्लकी का, सालमली का, साल का या वंश का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब सालमली का। ठीक है, सालमली का निर्यास जो है मोचरस है। अगला, एकांग वीर रस का मुख्य घटक क्या है? एकांग वीर रस जब निर्माण होता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? वही मुख्य घटक होगा कुचला, अफीम, संखिया, भंगा। तो आंसर होगा कुचला। कुचला एकांग वीर रस का मुख्य घटक है, आंसर होगा अ। अगला प्रश्न देखिए, अविपत्ति कर्ण चूर्ण का मुख्य घटक है। ये भी कई बार आ चुका है, आंसर आप बताइए 84 का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, संजीवनी बटी के भावना द्रव्य है। मतलब संजीवनी बटी की जब भावना दी जाती है, जब उसे भावना दिया जाता है तो किस द्रव्य से भावना उसकी दी जाती है? गोदुग्ध से, गोमूत्र से, निम्ब से या घृत से? तो आंसर हो जाएगा ब गोमूत्र से। अगला, आरोग्यवर्धनी बटी में या आरोग्यवर्धनी में भावना द्रव्य क्या है? आरोग्यवर्धनी की जब भावना दी जाती है तो किससे भावना उसकी दी जाती है? गोमूत्र से, गोदुग्ध से, निम्ब से या नींबू से? श होगा निम्ब। भावना तो समझ रहे हैं ना, औषध द्रव्य की जो गुण है उसमें वृद्धि करने के लिए किसी द्रव्य से उस औषधि को उसके साथ घोटा जाता है। लगभग 7 से 21 बार उस प्रक्रिया को दोहराई जाती है। तो जितना घोटा जाएगा और वो जो द्रव्य है उसमें अवशोषित होते जाता है और इससे औषध द्रव्य का गुण जो है बढ़ जाता है, उसे ही हम भावना कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिभुवन कीर्ति रस में भावना द्रव्य है। त्रिभुवन कीर्ति रस में भावना द्रव्य क्या क्या है? धतूर है, तुलसी है, आर्द्रक है या धतूर तुलसी वासा है या वासा तुलसी? ये क्रम बना हुआ है, जो भी ऑप्शन में लिखा है ना, ये क्रम है। मतलब कि पहले धतूर से, फिर तुलसी से, फिर आर्द्रक से, या धतूर से तुलसी से फिर वासा से, या वासा से तुलसी से फिर नींबू से, या धतूर तुलसी फिर नींबू से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ, पहले धतूर से, फिर तुलसी से, फिर आर्द्रक से। ठीक है, अगला प्रश्न, गौरी तेज है। गौरी तेज एक तरह से पर्याय भी पूछा जा सकता है ऐसे कि गौरी तेज किसका पर्याय है? गौरी तेज क्या है? अब्रक है, गंधक है, पारद है या लौ है? तो आंसर हो जाएगा अ अब्रक। गौरी तेज अब्रक को कहते हैं। अगला, एक प्रकुंच बराबर है। एक प्रकुंच, फिर यह मान ही है। एक प्रकुंच किसके बराबर? 1 तोला के बराबर, 1 पल के बराबर, 1 मासा के बराबर, 1 कर्ष के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ब 1 पल। अभी यह प्रश्न ऊपर भी आया था, प्रकुंच पूछा गया था कि क्या है, तो पल उसमें आंसर था। तो ये किसके बराबर है? 1 पल, मतलब 1 प्रकुंच बराबर 1 पल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सारंगधर्म अनुसार अनुक्त पात्र की स्थिति में ग्राह्य है। मतलब अनुक्त पात्र अगर नहीं है तो उसकी स्थिति में क्या ग्राह्य कर सकते हैं? कौन सा जो है पात्र प्रयोग में ले सकते हैं? लौह पात्र, स्वर्ण पात्र, मृत्तिका पात्र या ताम्र पात्र? तो आंसर हो जाएगा क्या? मृत्तिका पात्र। मतलब कि अगर किसी पात्र के बारे में बताया गया है कि इस पात्र में बर्तन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, वो पात्र नहीं है, या औषध द्रव्य निर्माण करना चाहिए तो वो पात्र नहीं है, तो हम मृत्तिका पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन में औषध निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो भावना देने की बात हो गई या औषध निर्माण करने की बात हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न, सुश्रुतानुसार श्रेष्ठ लवण है। आचार्य सुश्रुत ने किस लवण को मतलब कि श्रेष्ठ बोला है? सवर्चल को, सामुद्र को, सैंधव को या बिड को? तो आंसर हो जाएगा सैंधव। अगर सुश्रुत की बात न भी करें तो सभी आचार्यों में देखा जाए तो अधिकांशतः आचार्यों ने सैंधव लवण को सबसे सर्वोच्चम बताया, श्रेष्ठ बताया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से महारस नहीं है। इनमें से महारस कौन नहीं है?
हरताल, विमल, माछिक या चपल? तो आंसर क्या होगा? हरताल। हरताल महारस नहीं है। अगला प्रश्न, जयंती स्वरस में शोधन किया जाता है। जयंती स्वरस में किसका शोधन करते हैं? क्या माणिक्य का शोधन होता है, मुक्ता का, प्रवाल का या विद्रुम का? तो आंसर हो जाएगा ब, मुक्ता का शोधन किया जाता है जयंती स्वरस में। ठीक है। अगला प्रश्न, उपरस नहीं है, इसमें से उपरस कौन सा नहीं? गंधक, गैरिक, चपल या कांची? लिखा हुआ है यहाँ पे कांजी होगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 100, चपल। चपल उपरस नहीं है। अगला प्रश्न, हरताल शोधन किया जाता है। हरताल किसमें शोधित किया जाता है? कुष्मांड के स्वरस में। कुष्मांड किसको कहते हैं? ठीक है। कुष्मांड किसका, जो अगर हम कहें पर्याय या संस्कृत में कुष्मांड किसको कह रहे हैं, तो कुष्मांड का हिंदी नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि पता चले आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है। 95 में कुष्मांड किसे कहा गया? ठीक है, बताइएगा। एक बहुत ही अच्छा मीठा पदार्थ बनता है जिसको हम बहुत ही चाव से खाते हैं, कुष्मांड से ही तैयार होता है। तो अब इतना हिंट दे दिए तो आप नाम बता सकते हैं। ठीक है। कुष्मांड स्वरस से, कार्वेलक स्वरस से, आद्रक स्वरस से, भृंगराज स्वरस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ, कुष्मांड स्वरस से। तो हरताल शोधन किसे किया जाता है? कुष्मांड के स्वरस से। कल्क का नीरस व कोमल होना लक्षण है। कल्क अगर नीरस हो जाए और बहुत कोमल हो जाए तो वो किस चीज का लक्षण है? मृदु पाक का, मध्य पाक का, खर पाक का या पुट पाक का? ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब, मध्य पाक का। ठीक है। सॉरी। अगला, किस रस से कषाय कल्पना संभव नहीं है? किस रस से कषाय कल्पना नहीं की जा सकती है? क्या मधुर रस से, अम्ल से, लवण से या कषाय से? तो आंसर होगा स, लवण से। लवण से कषाय कल्पना नहीं संभव है। अगला, बहिर्मल विनाशनम किस संस्कार हेतु कहा गया है? मतलब ऐसा कौन सा संस्कार है जिससे बाह्य जो गंदगियां होती हैं उसको नष्ट किया जाता है? तो स्वेदन, मर्दन, मूर्छन या पातन? तो आंसर हो जाएगा ब, मर्दन। मर्दन से बहिर्मल जो है विनाश हो जाता है। पारद के संस्कार हैं, ये अच्छी तरह से आंसर आपको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। पारद के संस्कार की संख्या, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो जरूर याद होना चाहिए। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 99 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, चपलत्व निर्वृत्ति किस संस्कार से संभव है? चपलत्व निर्वृत्ति किस संस्कार से संभव है? अंतिम प्रश्न है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नियामन। चपलत्व निर्वृत्ति किस संस्कार से संभव है? निरामन से। ठीक है। तो यहां पे हमने रस शास्त्र भैषज कल्पना से पूरे 100 प्रश्न जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भर्ती परीक्षा में अगर जाओगे तो जरूर इससे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, मिलते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। तो इसे अच्छे से पढ़िए। और अभी तक जो भी कैंडिडेट तैयारी के अभाव में, स्टडी मटेरियल के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन तक वीडियो को आप पहुंचाइए। अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि इस सीरीज में पूरे 250 क्वेश्चन हैं और इनका एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ आंसर शीट आपको मिलेगी आयु भास्कर ऐप में, आपके भर्ती परीक्षा के कोर्स में। तो यदि आपने अभी तक हमारा प्रीमियम कोर्स, मास्टर कोर्स या कोई भी टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन की है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आप गूगल के प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां पे आयु भास्कर सर्च कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से वहां पे लॉगिन हो जाइएगा। कोर्स कैटेगरी में जाकर के अपने भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही आवश्यक जो भी भर्ती से रिलेटेड आवश्यक जानकारी है या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई अपडेट है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक वो सबसे पहले पहुंचे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए। वहां पे आपको हमारे सोशल अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां हमसे जुड़ जाइए और सभी जानकारी से अप टू डेट रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।